हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शमशेर अली और आप मुझे देख रहे हैं वीवो केमिस्ट्री चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पूरा फुल डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि इस वीडियो से किसी और भी आपके दोस्त का कुछ बेहतर नॉलेज अचीव हो सकता है। तो हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में फुल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एकल विस्थापन अभिक्रिया का डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन अपने नोटबुक में लिखिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके जगह से विस्थापित कर देता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया में केवल एक तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके जगह से विस्थापित करता है। जैसे अगर ए कोई अधिक क्रियाशील तत्व है जो BC के जलीय विलयन में जब जाकर अभिक्रिया करता है, तो A चूंकि ज्यादा क्रियाशील है तो इसने B को इसके जगह से विस्थापित कर दिया, तो यह AC एक यौगिक का निर्माण करता है और B को इसके जगह से विस्थापित कर देता है, तो BC से अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया में केवल B तत्व का विस्थापन हुआ है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग कुछ जेन्युइन एग्जाम्पल जो NCERT में दिए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। इससे आपको बात क्लियर समझ आ गई होगी कि A B से ज्यादा क्रियाशील है, मतलब A B से ज्यादा क्रियाशील है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखें। अगर पहला एग्जाम्पल देखें तो अगर जिंक सॉलिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है, तो जिंक सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए जिंक हाइड्रोजन को इसके जगह से विस्थापित करता है और इसको अलग कर देता है। फिर जिंक हाइड्रोजन की जगह लेता है तो ZnCl2 बनाता है और उसके बाद हाइड्रोजन अलग हो जाता है, तो ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस बनाने की ये एक अच्छी विधि है। इसी विधि द्वारा सबसे पहले हाइड्रोजन गैस बनाया गया था। ये जिंक क्लोराइड जो होता है ये एक्वस होता है, और जिंक क्लोराइड जो होता है ये एक लवण होता है। इसको हम लोग जिंक क्लोराइड कहते हैं, जिंक क्लोराइड कहते हैं। अब सोचिएगा कि जिंक ने हाइड्रोजन को विस्थापित किया है, तो यहां केवल ZnCl होना चाहिए, मतलब ZnCl होना चाहिए, लेकिन जब यह विस्थापित करता है यानी हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, तो जिंक अपने वैलेंसी के अकॉर्डिंग क्लोरीन से जुड़ करके ZnCl2 का निर्माण करता है। कैसे, जरा देखिएगा। Zn की वैलेंसी जो होती है 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो इसलिए Zn क्लोरीन की वैलेंसी लेता है, Zn अपनी वैलेंसी क्लोरीन को देता है और क्लोरीन की वैलेंसी Zn लेता है, तो इसलिए यहां Zn1 और Cl2 यानी ZnCl2 का निर्माण होता है।
और हाइड्रोजन चूंकि सिंगल एटम की तरह लिख सकते थे, लेकिन हाइड्रोजन कभी भी अणु के रूप में मौजूद होता है, मतलब डाइएटोमिक स्टेट में ये मौजूद होता है, इसलिए हमने हाइड्रोजन को H2 गैस के रूप में लिखा है। इसी तरीके से अगर हम लोग कॉपर सल्फेट दूसरा एग्जाम्पल लिखें, तो अगर हम लोग जिंक को कॉपर सल्फेट, इसको क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालें, तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ये ब्लू यानी कि नीला होता है। जिंक एक वाइट मेटल होता है, तो जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को डाला जाता है तो ये कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि कॉपर जिंक से कम क्रियाशील होता है। तो जैसे विस्थापित करता है तो ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। इसको हम लोग कहते हैं जिंक और फिर सल्फेट, और ये एक्वस होता है और ये एक साल्ट है मतलब लवण है। और फिर यहां से कॉपर को विस्थापित करता है तो कॉपर सॉलिड स्टेट में प्राप्त होता है। ZnSO4 का जो कलर होता है ये व्हाइट होता है यानी कि सफेद होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग आयरन के एक रॉड को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालते हैं तो आयरन कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर को विस्थापित करता है, फिर कॉपर इधर की तरफ अलग हो जाता है और ये सॉलिड स्टेट में प्राप्त होता है। फिर आयरन कॉपर को विस्थापित करने के बाद आयरन सल्फेट यानी FeSO4 का जलीय विलयन बनाता है। इसको हम लोग फेरस सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरस सल्फेट। इसका जो कलर होता है ये ग्रीन होता है मतलब हरा होता है। कॉपर सल्फेट का भी हमने कलर बताया जिसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। आयरन एक लगभग प्योर स्टेट में यानी शुद्ध अवस्था में लगभग ये व्हाइट होता है। इसमें ये रिएक्शन बोर्ड लेवल और कॉम्पिटिटिव लेवल, फिर ये रिएक्शन और फिर ये भी रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। इसी तरीके से एक दो और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड के लिक्विड सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम रॉड को डालते हैं तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके और फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फिर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिक्विड का निर्माण होता है और फिर आयरन सॉलिड स्टेट में प्राप्त होता है। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसको हम लोग थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं, और इस रिएक्शन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा जितने मशीनरी पार्ट्स होते हैं जिनमें दरारें हो गई होती हैं उसका इस्तेमाल लिक्विड फॉर्म में मशीनरी पार्ट में जो दरारें हो गई होती हैं उनको भरने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देखा कि इस रिएक्शन में एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके जगह से विस्थापित कर रहा है, मतलब हटा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इस पूरे रिएक्शन में इस बात का भी पता चलता है कि कॉपर जो है ये लेड से, फिर जिंक से, फिर आयरन से, फिर एल्यूमिनियम से, इन सब से कम क्रियाशील होता है। मतलब कॉपर, लेड, जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बेरियम, कैल्शियम इन सब से कम क्रियाशील होता है। तो
इसके आगे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज में दिया गया है। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उसमें हमने एक क्वेश्चन प्रेडिक्ट किया है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में लोहा का टुकड़ा डाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि स्टेटमेंट कह क्या रहा है। कह रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब तनु HCl, जिसको हम लोग डाइल्यूट HCl भी लिख सकते हैं। ये लिक्विड होता है तो लिक्विड लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, लोहा का टुकड़ा, यानी कि आपसे कभी भी लोहा का टुकड़ा कहे, लोहा का कण कहे या लोहा का रॉड कहे या किसी भी तरीके से केवल लोहा कहे तो आपको लोहा का ही संकेत लिखना है जो सॉलिड स्टेट में होता है। ये क्या करता है, आयरन जो होता है जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में जाता है तो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील होता है और ये हाइड्रोजन को यहां से विस्थापित कर देता है और फिर आयरन का क्लोराइड FeCl2 और फिर हाइड्रोजन गैस मतलब हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो ये एक्वस होता है, मतलब आयरन क्लोराइड ये एक लवण है, इसको हम लोग कहते हैं आयरन, और ये क्लोराइड जिसको हम लोग अंग्रेजी में भी लिखे थे। अब देखिए, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने रिएक्शन लिख लिया। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। तो हम लोग पहले रिएक्शन अपना देख लेते हैं। आयरन क्लोराइड हाइड्रोजन गैस मतलब हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। फिर भी हम कुछ ऑप्शन और देख लेते हैं। क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड, क्या इसमें क्लोरीन गैस का निर्माण हुआ है? नहीं हुआ। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। कोई अभिक्रिया नहीं होती, रिएक्शन बिल्कुल होती है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत। अब कर रहा है आयरन का लवण, तो आयरन का तो लवण है, नाम नहीं दे रहा है। जल बनता है, जल बना नहीं बना, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत। तो इस रिएक्शन का पहला ऑप्शन हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो कॉलम होते हैं, जो पेपर होते हैं, उसमें लगभग हर साल पूछने के चांसेस बने रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, और कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम में भी ये जरूर पूछता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आयरन ऑक्साइड के विलयन में हम लोग जैसे एल्यूमिनियम को डालते हैं तो फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन का निर्माण होता है। तो पूछ रहा है उपर्युक्त यानी ऊपर की दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है। ऑप्शन है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया याद होगा कि हमने ऐसे आपको बताया था, AB दो रिएक्टेंट यानी अभिकारक हैं जो आपस में मिलकर AB एक पदार्थ बना रहे थे। तो क्या ऐसी रिएक्शन है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ऑप्शन है बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिएगा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जिसमें दो आयनों का अदला बदली होता है। तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट यहां दिया गया है, इसका मतलब यह भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कैसे होता है? ये AB कोई रिएक्टेंट यानी अभिकारक है जो टूटकर A और B पदार्थ में चेंज हो जाता है। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है? इसमें बिल्कुल नहीं हो रहा। इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत है। तो डी ऑप्शन बचा, इसका मतलब यही ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि ये एक विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहां विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन को यहां से इसके स्थान से विस्थापित कर रहा है, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फिर आयरन का निर्माण कर रहा है। इस बात से यह क्लियर होता है कि यह एक विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया है। इस रिएक्शन में एक और बात क्लियर होती है कि
एल्यूमिनियम जो है आयरन से ज्यादा क्रियाशील है, एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा क्रियाशील है। तो ये दो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे। अब आपको एक और बात बता देते हैं जो काफी बिल्कुल टिपिकल पॉइंट है और इस बात पर काफी कम लोग ध्यान दे पाते हैं। एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया में कोई भी अगर धातु जैसे आयरन ही है और ये सॉलिड स्टेट में है और इससे कोई भी पदार्थ अगर रिएक्शन कर रहा है तो वह एक सॉल्ट होगा या एसिड होगा, और वह या तो एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन में मौजूद होगा या लिक्विड स्टेट मतलब द्रव अवस्था में मौजूद होगा, तभी रिएक्शन हो पाएगी, अन्यथा मतलब रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी। अगर ये दोनों पदार्थ सॉलिड होते हैं तो कभी भी ये आप लिख करके रख लीजिएगा कि वहां डिस्प्लेसमेंट यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें तो काफी बेहतर होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों का भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।